कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की जो अभ्यास पुस्तिका है उसका अध्याय 4 के हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अध्याय 4 का जो नाम है पाठ 4 का इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। ये जो नई पुस्तक है NCERT उसके प्रश्नों के उत्तर हैं। 2025-26 वाली पुस्तक है, उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। पहला प्रश्न देखते हैं। ये NCERT पाठांतर्गत प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण प्रश्न, पृष्ठ संख्या 40। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? उत्तर है ऐतिहासिक काल की गणना विभिन्न तरीकों से की जाती है। नंबर 1, कालक्रम, घटनाओं के घटित होने का क्रम निर्धारित करना। नंबर 2, काल निर्धारण, घटनाओं की निश्चित तिथि ज्ञात करना। तीसरा है पुरातात्विक खोजें, ऐतिहासिक दस्तावेज। चौथा है सामान्य युग, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर समय की गणना करना। पांचवा कालखंड, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन विधियों के माध्यम से हम विभिन्न कालों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? उत्तर है इतिहास के विभिन्न स्रोत हमें अतीत की झलक दिखाते हैं। ये हमें प्राचीन समाजों, घटनाओं और लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। लिखित स्रोत है जैसे अभिलेख ग्रंथ है, लोक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत जैसे खंडहर, सिक्के और मूर्तियाँ हमें उस समय की कला, संस्कृति और तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। ये सभी स्रोत हमें इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। प्रश्न तीसरा है, आदि मानव किस प्रकार रहते थे? उत्तर है आदि मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। वे गुफाओं और झोंपड़ियों में रहते थे। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूह में रहते थे। भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह एवं शिकार पर निर्भर रहते थे। वे पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। आग का प्रयोग गर्मी पाने और खाना बनाने के लिए करते थे। आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न क्रमांक 1 है, आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की यह सभी स्मृतियाँ आपके अतीत का हिस्सा हैं। उत्तर, अपने अतीत की पुरानी स्मृति, एक बार जब मैं 6 वर्ष की थी, हम दिल्ली घूमने गए। वहाँ मैंने कुतुब मीनार देखी। वह बहुत ऊंची थी और लाल पत्थर से बनी हुई थी। मेरी माँ ने बताया कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके चारों तरफ खूबसूरत नक्काशी थी। मैंने और मेरे भाई ने उसके बारे में गाइड से बहुत सारी बातें सुनी। मुझे लगा कि यह पुराने समय की एक अद्भुत इमारत है। उस दिन मुझे लगा कि इतिहास पढ़ने में कितना मज़ा आता है। संभवतः 5 या 6 वर्ष तक की सभी स्मृतियाँ अपने अतीत का हिस्सा होती हैं। प्रश्न 2, आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? उत्तर, अतीत को समझने से हम वर्तमान में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इतिहास की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, जिससे हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और इन अनुभवों से विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न इस प्रकार की गणना सरल होती है परंतु एक समस्या रहती है। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष सासा 1 सासापू के तुरंत बाद आता है। 2 सासापू से लेकर 2 सासा तक एक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन दो तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही रहेंगे। उत्तर है ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, अर्थात लीप ईयर को शामिल नहीं किया गया है। शून्य वर्ष, लीप ईयर वह वर्ष है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, यानी पूरे साल में 366 दिन होते हैं। यह हर 4 साल में आता है। वह वर्ष 4 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। 2 समान वर्षों के बीच समय रेखा में शून्य वर्ष, लीप ईयर की अनुपस्थिति के कारण कुल अंतराल 3 वर्षों का ही होगा। ऐसा तब होता है जब समय रेखा इस तरह से बनाई जाती है कि दोनों तिथियां सामान्य वर्षों को ही
सामान्य वर्षों की हो, उनके बीच का शून्य वर्ष न गिना जाए। उदाहरण मान लीजिए 2017 और 2021 दो सामान्य वर्ष हैं। 2017 सामान्य और 2021 के बीच केवल एक शून्य वर्ष लीप ईयर 2020 आएगा। तब 2017 से 2021 के बीच आप देखेंगे केवल 3 वर्ष 2018, 19 और 21 ही सामान्य वर्ष माने जाएंगे। अतः शून्य वर्ष को न गिनने के कारण गणना में भ्रम होता है। इसलिए जब शून्य वर्ष हटा दिया जाए तो दो तिथियों के बीच केवल सामान्य वर्षों की गणना में 3 वर्ष का अंतराल दिखता है। समय रेखा ये देखिए, सासापू, दो है सासापू, एक है सासापू, एक है सासा, दूसरा है सासा। प्रश्न क्रमांक 2, किसी भी सासापू तथा सासा की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में एक को घटा देना चाहिए। ऊपर दी गई स्थिति में 2 + 2 ऋण 1 बराबर 3। जब दो उत्तर है, जब दो तिथियां अलग अलग संवत जैसे सासापू और सासा में हों तो उन्हें जोड़कर कुल वर्षों का योग करके कुल योग में से एक घटा दिया जाता है, क्योंकि सासापू और सासा के बीच में कोई वर्ष शून्य नहीं होता। उदाहरण, अगर कोई घटना सासापू में हुई थी और दूसरी घटना सासा में हुई थी तो दोनों को जोड़ेंगे। 2 + 2 बराबर 4, लेकिन वर्ष शून्य के अभाव के कारण वास्तविक वर्षों की संख्या 4 ऋण 1 बराबर 3 होगी। प्रश्न क्रमांक 3 है, अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। उदाहरणार्थ, यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटें, मान लीजिए हम आज 2024 सासा में हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 धन 2024 ऋण 1 बराबर 2583 वर्ष पूर्व हुआ था। उत्तर, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। 2024 वर्तमान संवत प्लस 304 ईसा पूर्व -1 बराबर 2327 वर्ष पूर्व। दूसरा है, सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। तो 2024 वर्तमान संवत प्लस 356 ईसा पूर्व -1 2379 वर्ष पूर्व। फिर अगला, गीजा का महान पिरामिड लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ। 2024 वर्तमान संवत प्लस 2560 ईसा पूर्व -1 बराबर 4583 वर्ष पूर्व। अगला है समय रेखा। देखिए, ये समय रेखा है, ध्यान से देख के इसको बना लें। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। समय रेखा पर मुख्य बिंदु, ये देखिए अभी प्रश्न चल रहा है। 1900 ईस्वी, 19वीं सदी का अंत, 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 20वीं सदी का प्रारंभ। 1950 ईस्वी दादा दादी नाना नानी का जन्म। 1975 माता पिता का जन्म। 2001 में 21वीं सदी का प्रारंभ। 2005 ईस्वी भाई बहन का जन्म। 2010 मेरा जन्म। 2024 ईस्वी वर्तमान वर्ष। अब प्रश्न 2, क्या आप अपने माता एवं पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए। उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की हैं। ये उत्तर है उसका। संबंध, नाम, व्यवसाय, जन्मस्थान, सूचना के स्रोत, दादा दादी श्री रतनलाल, श्रीमती सुमन देवी, मुन्नी देवी कपड़े के व्यापारी, घरेलू महिला। जन्मस्थान मुरैना, मुरैना। सूचना के स्रोत, माता पिता से बातचीत, माता पिता से बातचीत। नाना नानी श्री ठाकुरदास, श्रीमती शकुंतला देवी, खेती बाड़ी, कामगार महिला, महू, गुना। पुरानी तस्वीरें, बड़े बुजुर्गों से बातचीत। अब है परदादा परदादी, श्री चौरंजी लाल, श्रीमती कटोरी देवी, व्यवसाय किसान, खेती पर काम। जन्मस्थान मुल्ताई बैतूल। और सूचना के स्रोत हैं गांव या समाज के बुजुर्ग, पुरानी तस्वीरें। श्रीमती कटोरी देवी जो हैं वो खेत पर काम, मुंगावली, अशोकनगर, पुराने दस्तावेज और पत्र। परनानन परनानी श्री सूरजमल, बही खाते का काम, पिछोर, शिवपुरी, पुराने दस्तावेज और पत्र। और परनानी है श्रीमती बतासो देवी, घरेलू महिला, सबलगढ़ मुरैना, पुराने दस्तावेज और पत्र। तो इस प्रकार से ये। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 66। प्रश्न क्रमांक 1, आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारियाँ कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छायाचित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का उपयोग किया या आपके केवल माता पिता और संबंधियों की स्मृतियों पर निर्भर थे?
उत्तर है अपने परिवार के अतीत की जानकारी मैंने मुख्य रूप से माता पिता और संबंधियों की स्मृतियों से प्राप्त की। इसके अलावा पुरानी तस्वीरें, पहचान पत्र और सरकारी दस्तावेज जैसे जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र भी उपयोगी साबित हुए। इन माध्यमों ने हमारे पूर्वजों के जीवन और पारिवारिक इतिहास को समझने में मदद की। आइए विचार करें प्रश्न संख्या 67। क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? उत्तर है जी हाँ। मैंने पुराने सिक्के, पुस्तकें और बर्तन देखे हैं। ये वस्तुएं हमें उस समय की संस्कृति, रहन सहन, आर्थिक स्थिति और कला के बारे में जानकारी देती हैं। पुराने घर उनकी वास्तुकला, पारिवारिक परंपराओं को समझने में मदद करते हैं। ये सब हमारे इतिहास और विरासत को जानने का स्रोत है। अब अगला आइए पता लगाएं प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है यहाँ इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती हैं? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। ये देखिए, ये एक चित्र है। इतिहास के स्रोतों से संबंधित चित्र में 3 वस्तुएं दिखाई गई हैं। नंबर है पहला सिक्का। यह प्राचीन काल का सिक्का है जो तत्कालीन शासकों, उनकी कला और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देता है। सिक्कों पर बने चित्र और लिपियां उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाती हैं। दूसरा है शिलालेख। इसमें पत्थर पर खुदी हुई आकृतियां और लिपियां दिखाई दे रही हैं। ये धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब ये तीसरा जो है अशोक स्तंभ है। यह मौर्य काल का प्रतीक है जो सम्राट अशोक की धर्म, नीति और कला कौशल को दर्शाता है। अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 70 है। प्रश्न है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 70 पर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है चित्र में आरंभिक मानव के जीवन से संबंधित कई गतिविधियों को दर्शाया गया है। इनमें प्रमुख है गतिविधियां और उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 शिकार करना। चित्र में मानव पशुओं का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि शिकार उनके भोजन का मुख्य स्रोत था। नंबर 2 भोजन संग्रह। कुछ लोग फलों और जड़ों को इकट्ठा करते दिख रहे हैं जो उस समय के भोजन संग्रह की प्रक्रिया को दर्शाता है। तीसरा है आग का उपयोग। कुछ मानव आग के पास बैठे हुए हैं। यह आग के उपयोग को दर्शाता है जो खाना पकाने और ठंड से बचने के लिए आवश्यक था। चौथा है समूह में रहना। चित्र में लोग एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं जो सामाजिक जीवन और सहयोग की महत्ता को दर्शाता है। इन गतिविधियों से पता चलता है कि आरंभिक मानव प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहते थे। आइए पता लगाना प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 72 में दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। उत्तर है चित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि यह हजारों साल पहले किसान समुदाय के जीवन को दर्शाता है। इसमें कई तरह की गतिविधियाँ दिखाई गई हैं जिनकी सूची अग्रवत है, यानी नीचे है। कृषक समुदाय की गतिविधियों की सूची ये देखिए। सरल क्रमांक कार गतिविधि 1 खेती। लोग खेतों में फसल उगा रहे हैं। यह दर्शाता है कि वे कृषि पर निर्भर थे। दूसरा है पशुपालन। लोग जानवर को पाल रहे हैं। यह उनके भोजन और दूध का स्रोत था। तीसरा है घर बनाना। लोग मिट्टी, बांस एवं घास फूस से घर बनाते थे। चौथा है औजार बनाना। लोग विभिन्न धातुओं के प्रयोग से नाना प्रकार के औजार बनाते थे। पांचवा है भोजन बनाना। एक महिला भोजन पका रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि तब के लोग पाक कला में भी निपुण थे। अब आइए विचार करें प्रश्न संख्या 72। पाठ्य पुस्तक संख्या 70 एवं 72 में जो चित्र दिए गए हैं दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं परंतु आवश्यक नहीं है कि ये सही ही हों और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्रों महिलाओं ने गुफाओं में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध हैं। उत्तर 1 चित्र में दिखाई गई महिलाओं की भूमिकाएं उस समय की सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विश्वासों से प्रभावित हो सकती है। दूसरा अलग अलग समुदायों या समय अवधियों में लिंग भूमिकाओं में भिन्नता हो सकती है।
अब एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभ्यास। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। उत्तर है परियोजना, अपने परिवार का इतिहास, सिंह परिवार। नंबर 1, परिवार का परिचय। मेरा परिवार गांव के शुरुआत के समय से ही यहाँ बसा हुआ है। हमारे पूर्वज किसान थे। मेरे दादाजी राम सिंह ने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, परिवार की उपलब्धियाँ। दादाजी स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी के अनुयायी थे। मेरे पिता रघुवीर सिंह ने गांव में पहले स्कूल की स्थापना की। मेरे चाचा ने भारतीय सेना में सेवाएं दी। तीसरा, परंपराएं और संस्कार। हमारे परिवार में फसल कटाई के समय भगवान को धन्यवाद देने की परंपरा है। हर साल होली पर हमारे घरों में बड़ा सा भंडारा आयोजित किया जाता है। चौथा है विशेष घटना। मेरे दादाजी के समय गांव में पहली बार स्कूल बनाने की कोशिश हुई थी। उन्होंने गांव वालों का प्रेरित किया और ज़मीन दान में दी। नंबर 5, निष्कर्ष। मेरा परिवार और गांव दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मेरे परिवार ने गांव के विकास में योगदान दिया। शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु आवेदन। आदरणीय शिक्षक, सादर अभिवादन। मैं अपने परिवार का इतिहास लिखने की परियोजना शुरू करना चाहती हूँ। इस परियोजना के लिए मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगी। नंबर 1, परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से उनके अनुभव। दूसरा, पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों का अध्ययन। जन्म प्रमाण पत्र, शादी के प्रमाण पत्र, फोटो एल्बम। तीसरा है स्थानीय स्रोतों का उपयोग। स्थानीय पुस्तकालय, पंचायत कार्यालय एवं रिकॉर्ड्स। चौथा है महत्वपूर्ण घटनाएं और परंपराएं, रीति रिवाज, मुख्य घटनाएं। कृपया मुझे इस परियोजना को सही दिशा में ले जाने और उचित स्रोतों का चयन करने में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्रा। नाम इधर अपना नाम लिखना है। कक्षा 6। प्रश्न नंबर 2, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। जी हाँ, हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। इतिहासकार और जासूस दोनों में कई समानताएं होती हैं। दोनों का काम जानकारी इकट्ठा करना, तथ्यों की जांच करना और निष्कर्ष निकालना है। नंबर 1, सबूतों की खोज। जिस प्रकार जासूस अपराध के समय सबूत ढूंढते हैं, वैसे ही इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, सिक्कों, इमारतों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। दूसरा है घटनाओं का विश्लेषण। एक जासूस मिले हुए सबूतों को जोड़कर यह समझने की कोशिश करता है कि घटना कैसे हुई। इसी तरह इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर यह समझने की कोशिश करता है कि अतीत में क्या हुआ और कैसे हुआ। तीसरा है पक्षपात से बचना। एक जासूस को निष्पक्ष रहना पड़ता है ताकि वह सटीक निर्णय ले सके। इसी तरह इतिहासकार को भी बिना किसी पूर्वाग्रह के इतिहास की सच्चाई सामने लानी होती है। चौथा है रहस्यों को उजागर करना। एक जासूस छिपी हुई सच्चाई को उजागर करता है। इसी प्रकार इतिहासकार भी अतीत के रहस्यों को उजागर करता है। निष्कर्ष, इतिहासकार और जासूस दोनों की तुलना करना उचित है। दोनों का काम तथ्यों की खोज और सच्चाई का पता लगाना है। प्रश्न नंबर 3, तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। नंबर 1, समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को काल क्रमानुसार लगाइए। 323 सासा पू, 1100 सासा, 100 सासा पू, 1900 सासा पू, 1090 सासा, 2024 सासा। यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सासा पू में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था। उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ। तीसरा है झांसी की रानी का जन्म 1828 सासा में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ। चौथा है 12,000 वर्ष पूर्व को 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। उत्तर, तिथियों का आवास। 1, तिथियों को कालक्रम के अनुसार सबसे पुरानी सबसे नई व्यवस्थित किया गया। सामान्यतः संवत पूर्व सासा पू में वर्षों की गणना अवरोही क्रम में की जाती है। इसे अंग्रेजी में BCE लिखते हैं। सामान्यतः संवत सासा में वर्षों की गणना आरोही क्रम में की जाती है। इसे अंग्रेजी में CE लिखते हैं। इससे ये रेखा है समय रेखा। अब ये चंद्रगुप्त का जन्म 320 सासापू में हुआ था। शताब्दियाँ इस प्रकार गिनी जाती हैं। 1 से 100 सासापू प्रथम शताब्दी, 101 से 200 सासापू द्वितीय शताब्दी, 201 से 300 सासापू तृतीय शताब्दी, 301 से 400 सासापू चतुर्थ शताब्दी। इसलिए 320 सासापू चौथी शताब्दी संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म 560 सासापू में हुआ था। चंद्रगुप्त का जन्म 300 सासापू में हुआ था।
वर्ष का अंतर 560 माने 320 बराबर 240। चंद्रगुप्त का जन्म बुद्ध के जन्म के 240 वर्ष बाद हुआ। झांसी की रानी का जन्म 1827 सी में हुआ। 1801 से 1900 तक का समय 19वीं शताब्दी कहलाता है, इसलिए उनका जन्म 19वीं शताब्दी से संबंधित है। भारत को स्वतंत्रता 1947 सासा में मिली। झांसी की रानी का जन्म 1828 सासा सी में हुआ। चूँकि तब 1947 माइनस 1828 बराबर 119 वर्ष, इसलिए झांसी की रानी का जन्म भारत की स्वतंत्रता से 119 वर्ष पूर्व हुआ। 14वां है 12,000 वर्ष पूर्व का तात्पर्य वर्तमान से 12,000 वर्ष पहले की तिथि। वर्तमान वर्ष 2024 सासा ईसी। 12,000 वर्ष पूर्व की तिथि 2024 माइनस 12,000 बराबर 9,976 सासा पू BCE। 12,000 वर्ष पूर्व की तिथि 9,976 सासा पू BCE के आसपास होगी। प्रश्न क्रमांक है 4। किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियाँ तैयार कीजिए। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और उनमें भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों एवं रोचक बातों या घटनाओं को रेखांकित कीजिए। उत्तर, भू संग्रहालय ऐतिहासिक स्मारक भ्रमण। हमने हमारे निकटतम भू संग्रहालय, जो एक ऐतिहासिक स्मारक है, जाने की योजना बनाई। संग्रहालय में भूगर्भ शास्त्र, प्राचीन जीवाश्म खनिज और ऐतिहासिक सभ्यताओं से जुड़े अवशेष प्रदर्शित हैं। हमने पहले पता किया कि वहाँ पृथ्वी की परतों, खनिजों के उपयोग और डायनासोर जैसे जीवों के जीवाश्मों के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है। भ्रमण के दौरान टिप्पणियाँ। संग्रहालय में प्राचीन चट्टानों और खनिजों का संग्रह देखा, जो लाखों वर्षों से संरक्षित है। एक प्रदर्शनी में डायनासोर के जीवाश्म और उनके समय की जानकारी दी गई है। ऐतिहासिक सभ्यताओं से जुड़े पत्थरों पर उकेरी गई कला और उपकरणों में अतीत की झलक दिखाई दी। संग्रहालय भ्रमण की रिपोर्ट। भू संग्रहालय भ्रमण से पृथ्वी के विकास, खनिजों के महत्व और प्राचीन जीवों के बारे में सीखा। सबसे रोचक डायनासोर की हड्डियों और चट्टानों पर प्राचीन नक्काशी थी। यह अनुभव न केवल ज्ञानवर्धक था, बल्कि प्रकृति और इतिहास को समझने का एक सुंदर अवसर भी रहा। प्रश्न नंबर 5। अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और उनसे स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। उत्तर है, मैंने अपने विद्यालय में एक प्रसिद्ध इतिहासकार को आमंत्रित करने की योजना बनाई। उनका व्याख्यान स्थानीय इतिहास और उसे जानने के महत्व पर आधारित होगा। इस विषय को चुनने का उद्देश्य छात्रों में अपने क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उनका व्याख्यान छात्रों को अपने अतीत के प्रति जागरूक और प्रेरित करेगा। अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है दूसरा, प्राचीन स्रोतों को खोज करना। अब अगला दूसरा, इतिहास में दूसरे पर टिक कर लें। दूसरा, इतिहास में समय की गणना मुख्यतः किसके आधार पर की जाती है, तो इसका पहला सही है, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। नंबर तीसरा है, इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, चौथा है उपरोक्त सभी, यानी चौथे पर टिक कर लें। पाँचवा है, चौथा प्रश्न है, समय की गणना में एक दशक का मतलब है 10 साल, तो इसमें चौथे पर टिक कर लें। पाँचवा है, मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया, तो इसका है तीसरा, पत्थर के उपकरण। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। नंबर 1, भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। तो पहले रिक्त स्थान भूविज्ञानी भर लें। दूसरा है, वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। दूसरे में 21वीं लिख लें। तीसरा है, लिखित अभिलेखों के माध्यम से हम प्राचीन सभ्यताओं की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों को जान सकते हैं। तीसरे रिक्त स्थान में लिखित अभिलेखों लिख लें। चौथा है, कृषि एवं इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पांडुलिपियाँ प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में शामिल है। चौथे रिक्त स्थान में कृषि एवं इतिहासकारों लिख लें। अब है अन्य प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, इतिहास में समय गणना क्यों जरूरी है। समय गणना से हमें घटनाओं क्रम और उनकी तुलना करने में मदद मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्वविद क्या करते हैं, इसका उत्तर है, पुरातत्व खुदाई करते हैं और वहाँ से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन करके प्राचीन सभ्यताओं और उनके समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में क्या अंतर है। उत्तर है, पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो भौतिक रूप में होते हैं, जैसे बर्तन, सिक्के और शिलालेख, जबकि साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ और पुस्तकें। प्रश्न क्रमांक 4, अगर कोई इतिहासकार एक पुरानी मूर्ति का अध्ययन करता है
तो वह क्या जानने की कोशिश करेगा? उत्तर है, इतिहासकार यह जानने की कोशिश करेगा कि उस मूर्ति से जुड़े सभ्यता के लोग कैसे रहते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं और उस समय की कला और संस्कृति का क्या स्वरूप था। प्रश्न नंबर 5, मानव इतिहास का प्रारंभ कैसे हुआ और इसका विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर है, मानव इतिहास के प्रारंभ में मानव ने अपने अस्तित्व के लिए शिकार और खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह पर निर्भर था। शुरुआती मानव अपने लिए पत्थरों से औजार बनाते थे। समय के साथ मानव ने कृषि की ओर रुख किया और स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की। कृषि के विकास के साथ साथ मनुष्य ने पशुपालन, चित्रकारी, आभूषण, कटाई, बुनाई और व्यापार में रुचि ली। धीरे धीरे समाज में नए विचार, धर्म और संस्कृति का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 6, कृषि का विकास मानव इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, कृषि का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। कृषि के माध्यम से मनुष्य को स्थायी रूप से खाद्य आपूर्ति मिलने लगी। वे एक स्थान पर बस्तियां बनाकर बसने लगे। कृषि से जुड़ी गतिविधियां जैसे खेती, जल प्रबंधन और पशुपालन ने समाज को एक नई दिशा दी। कृषि ने समुदायों को आत्मनिर्भर बना दिया, सामाजिक संरचनाओं के विकास को बढ़ावा दिया। इसके अलावा व्यापार भी प्रारंभ हुआ, जिससे अन्य स्थानों से वस्तुएं लाने और ले जाने की आवश्यकता हुई। कृषि ने समाज का निर्माण कर समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।